And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about US rejoining United Nations Human Rights Council, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. इस आर्टिकल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ थी जिसको जो बिडेन बदल रहे हैं, या ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ है जिसको वो रिटेन कर रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी पॉलिसीज़ ब्रॉट बाय डोनाल्ड ट्रंप विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस. उसमें से कुछ एक पॉलिसीज़ को रखी जाएंगी अंडर जो बिडेन और कुछ एक को चेंज किया जाएगा, और जो पॉलिसीज़ बदली जा रही हैं उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हम समझेंगे. ट्रंप एंड जो बिडेन पॉलिसीज़ दैट हैव बीन रिटेन्ड, जो ट्रंप लेकर के आए थे और उन पॉलिसीज़ को जो बिडेन रिटेन करेंगे, वो है मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस. तो देखिए, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इम्पॉर्टेंट डील कराई थी यूएई और इजराइल के बीच में. दैट वाज द फर्स्ट डील बिटवीन एनी अरब एंड कंट्री एंड इजराइल. और उसके बाद से धीरे धीरे इजराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है कि जो मेजर इशू है वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है. उसके बाद इजराइल और बहरीन की भी डील हुई. तो इस तरीके से जो वेस्ट एशिया के अंदर एक पीस प्रोसेस डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था, जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अनाउंस किया कि वो इस पीस प्रोसेस को आगे लेकर के जाएंगे. दे विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस. और इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होगा वो भी ज़रा देखते हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया इन बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विथ अरब कंट्रीज एंड इजराइल. अभी तक इंडिया के लिए एक बहुत ही मेजर चैलेंज रहा है वेस्ट एशिया में कि वो अपनी पॉलिसीज़ को कैसे बैलेंस करे. उसको इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं, साथ ही साथ अरब कंट्री जैसे कि सऊदी अरबिया या यूएई, बहरीन, इनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ये सारे कन्फ्लिक्ट में हम पहले भी कई दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, अरब एंड इजराइल कंट्रीज़ के बीच में हमेशा ही डिफरेंसेस रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट became almost impossible for India to manage good ties with both parties simultaneously. It was a very difficult tightrope walk for India. तो ये तो पहली पॉलिसी है जो कंटिन्यू करेंगे जो बिडेन. दूसरी पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना. तो जो यूएस की बेलिजरेंट अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है अंडर डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट चाइना, वो कंटिन्यू रहेगी. जो बिडेन ने भी साफ साफ ये डिक्लेयर किया है कि चाइना एक इररेस्पॉन्सिबल पावर है, और चाइना के इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ के कारण पूरे दुनिया भर में अलग अलग तरह के थ्रेट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक. और इस कारण से चाइना को काउंटर करने के हर प्रयास किए जाएंगे. तो इसी तरीके की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की थी भी, जिसको कंटिन्यू करेंगे जो बिडेन. इसका इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा वो भी जरा देखते हैं. तो देखिए, अब अगर जो बिडेन भी कंटिन्यू करने वाले हैं अग्रेसिव पोस्चर अगेंस्ट चाइना, दैट मीन्स द क्वाड कोऑपरेशन विल कंटिन्यू. क्वाड कोऑपरेशन कई दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. इट इज़ एन इनफॉर्मल कोऑपरेशन बिटवीन 4 कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर द अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना. तो चाइना जिस तरीके से एग्रेसिव पोस्चर ले रहा है, जिस तरीके से अपने एशिया पैसिफिक एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इनको वो डोमिनेट करता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से चाइना को रिस्ट्रिक्ट करना है. उसके यूनिलैटरल राइज को, उसके एग्रेसिव राइज को काउंटर करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है क्वाड का. इससे भी इंडिया को फ़ायदा होगा. जो इंडिया का भी एक फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है अब टू काउंटर एग्रेसिवनेस ऑफ चाइना. खासकर 2020 में गलवान कन्फ्लिक्ट के बाद तो हमारे देश में एंटी चाइना सेंटिमेंट भी आ गई है इन आवर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एज वेल. तो अब जो बिडेन की इस पॉलिसी से इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा. लेकिन जो पॉलिसीज़ बदलेंगी उनको भी ज़रा देखते हैं. जो बिडेन ने कहा है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को बदलेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आए थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू रसिया. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में रसिया और यूएस के बीच में एक तरह की बॉन्ड होमी, मतलब एक तरह की फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन डेवलप होनी शुरू हो गई थी. और उसके पीछे जो मेन कारण था वो था पर्सनल बॉन्डिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन.
ऐसा माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन के ने और पूरी रसिया की जो स्पाई एजेंसीज हैं उन्होंने मदद की थी डोनाल्ड ट्रंप को 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने में, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे काटसा लॉ पास किया गया है। काटसा लॉ हमने कल भी डिस्कस किया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। इस काटसा लॉ में रसिया के ऊपर सैंक्शंस इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि माना जाता है कि रसिया ने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंटरफेयर किया था, मिडलिंग की थी और डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में मदद की थी, ऐसा माना जाता है। और इसी कारण से वहाँ की कांग्रेस ने इस तरह का कानून पास किया। तो एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच की जो पर्सनल बॉन्डिंग थी उस कारण से यूएस और रसिया के रिलेशंस इंप्रूव हुए थे ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप एरा। लेकिन जो बिडेन ने साफ साफ कह दिया है कि रसिया को के अगेंस्ट अब यूएस की एक अग्रेसिव पॉलिसी होगी, उसको एक कंटेनमेंट पॉलिसी होगी अगेंस्ट रसिया। Joe Biden has clearly said that Russia has interfered in our election process. It has also been engaged in cyber attacks, और यही कारण है कि अब रसिया के अगेंस्ट भी, जिस तरह से चाइना एक इररेस्पॉन्सिबल पावर है, रसिया भी उसी तरीके से एक इररेस्पॉन्सिबल पावर है और हम उसको हर प्रयास करेंगे काउंटर करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का। अब इसका इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या होगा वो भी ज़रा समझते हैं। इट विल हैव ए नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया बिकॉज इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू बैलेंस इट्स टाइज बिटवीन रसिया एंड यूएस। कई सारे डिफेंस डील हम रसिया के साथ साइन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हमने देखा था। अब हो सकता है कि जो बिडेन के आने के बाद जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में रसिया और यूएस के बीच में थोड़ी सी एक फ्रेंडशिप थी वो ख़त्म हो जाएगी। जो बिडेन के आने के बाद ये फिर से अग्रेसिवनेस आ जाएगा और उसके बाद अगर हम S-400 ट्रायम्फ मिसाइल को फाइनली प्रोक्योर करते हैं रसिया से तो हो सकता है उस केस में यूएस हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे। दैट इज़ वन इशू फॉर इंडिया। जो दूसरी पॉलिसी जो यूएस की बदलेगी विथ रिस्पेक्ट टू डोनाल्ड ट्रंप एरा विल बी विथ रिस्पेक्ट टू यूएस रीजॉइनिंग मल्टीलेटरल फॉरम्स, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। कई सारे ऐसे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स थे, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां से यूएस ने विड्रॉ कर लिया था ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप टाइम, जैसे कि WHO से विड्रॉ कर लिया था, पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, न्यूक्लियर ट्रीटी विथ रसिया थी जिसका नाम था स्टार्ट ट्रीटी, उससे भी विड्रॉ कर लिया था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी विड्रॉ कर लिया। तो हमने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा कि कैसे ही जो बिडेन प्रेसिडेंट बनते के साथ ही उन्होंने पहला डिसीजन लिया टू रीजॉइन यूएस इन पेरिस क्लाइमेट डील। तो पेरिस क्लाइमेट डील को वापस से ज्वाइन कर लिया यूएस ने। स्टार्ट ट्रीटी हाल फिलहाल में वापस से उसको रिन्यू कर दिया गया है रसिया के साथ। तो जो भी चीज़ें थीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसमेंटल की थी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करने की जो भी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी उससे अब धीरे धीरे यूएस वापस से उनको ज्वाइन कर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब यूएस ने फैसला लिया है कि इट विल रीज्वाइन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यूएस को विड्रॉ करा दिया था फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सेइंग दैट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बायस्ड अगेंस्ट इजराइल। अब जरा समझते हैं, थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं, चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल अब न्यूज़ में आ गया है तो इसके बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में हमसे सवाल पूछ लिया जाए। इट इज़ अ बॉडी, इट्स अ मेंबर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और जैसा नाम से ही आप देख सकते हैं इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वॉज established in 2006 and has total 47 members elected for 3-year terms and that term could be renewed for maximum 2 consecutive term। मतलब एक बार में आप मैक्सिमम 6 साल के लिए मेंबर रह सकते हैं। 3 साल का टर्म होगा, वापस से आप इलेक्ट होकर के एक बार और 3 साल के लिए आ सकते हैं, उससे आगे लगातार आप 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं ले सकते। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग्स होती है दैट इज हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 47 मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं और इनका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो मिल करके इन 47 मेंबर्स को चुनते हैं और अलग अलग रीजन को अलग अलग तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। अफ्रीकन स्टेट्स को 13, एशियन पैसिफिक स्टेट्स को 13, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन को 8, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को 7 एंड ईस्ट यूरोपियन को 6। सारे याद मत करो बट इतना ध्यान रखो मोटा मोटा कि एशिया पैसिफिक और अफ्रीकन स्टेट्स को सबसे ज़्यादा है। और याद रखो कि इंडिया जो है अभी एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। यहाँ पे देखो एशिया पैसिफिक रीजन से जो 13 कंट्रीज अलाउ हुए उसमें इंडिया भी है, लेकिन इंडिया की मेंबरशिप इस साल के अंत में 2021 के अंत में ख़त्म हो जाएगी।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Einsteinium. This topic is important from our syllabus paper 4, Science and Technology point of view. समझते हैं आइंस्टाइनियम है क्या. देखिए, इट इज़ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 99. इसको पहली बार 1952 में डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन बम आईवी माइक. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईवी माइक क्या है. देखिए, आईवी माइक कोड नेम था पहले फुल स्केल टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का. देखिए, आपको तो पता ही है कि दो तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन. जब न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी कम आती है जिसमें एक न्यूक्लियस टूटता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसमें एनर्जी ज़्यादा आती है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा करके अगर कोई बम बनाया जाए तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बम कहते हैं, और अगर न्यूक्लियर फिजन करके बम बनाया जाए तो उसको कहते हैं एटम बम. और एटम बम से ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम. तो एटम बम का इस्तेमाल तो जापान के अंदर ही कर लिया गया था 1945 में, नागासाकी और हिरोशिमा में. लेकिन हाइड्रोजन बम तब तक बना नहीं था. हाइड्रोजन बम को पहली बार उसका टेस्ट किया यूएस ने पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड में, और उस पैसिफिक ओशन के उस आइलैंड में जो वो टेस्टिंग कराया गया, उस टेस्टिंग का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का कोड नेम था आईवी माइक, और ये टेस्ट कराई गई 1952 में. यहाँ पे कहीं वो आइलैंड था. आज के टाइम में वो आइलैंड मार्शल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक हिस्सा है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री. उस टाइम में ये आइलैंड यूएस के कंट्रोल में आता था. वहाँ पर यूएस ने ये प्रोजेक्ट करा, उन्होंने ये एक्सप्लोजन करा, आईवी माइक प्रोजेक्ट. और इस आईवी माइक प्रोजेक्ट में उन्होंने अपना हाइड्रोजन बम बनाया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया कुछ हद तक. और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के बाद जो ट्रेसेज मिले, उस ट्रेसेज में एक अलग तरीके का एलिमेंट पाया गया. वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 99 था. फिर उसका नाम दिया गया आइंस्टीनियम. लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो आइंस्टीनियम एलिमेंट है, ये बहुत रेयरली पाया जाता है नेचुरल प्रोसेस से. इसको सिंथेटिक तरीके से बनाया जा सकता है, और यही कारण है कि इट वेरी लेस नॉलेज वाज रिगार्डिंग और वेरी लेस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू आइंस्टीनियम एलिमेंट. अब एक करंट न्यूज़ ये है कि कैलिफोर्निया की एक लैब, बर्कले लैब ने आइंस्टीनियम एलिमेंट जिसका पीरियोडिक टेबल में 99th पोजीशन है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल दिया है. अच्छा, ये तो काफ़ी इंट्यूटिव है कि ये जो आइंस्टीनियम एलिमेंट का नाम है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट के नाम के बाद दिया गया है. तो ये तो काफ़ी सिंपल है. अब जरा करंट न्यूज़ देखते हैं कि अब आइंस्टीनियम एलिमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाला है बर्कले लैब ऑफ कैलिफोर्निया ने. एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू कैरेक्टराइज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट. और ये इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो भी समझते हैं. अब इसके कैरेक्टर्स निकालने से ये फ़ायदे होंगे कि इस आइंस्टीनियम एलिमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए. आइंस्टीनियम का अब इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए. रेडियो एक्टिविटी से मेडिसिन्स का इस्तेमाल को हम कहते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. आपको एक बात तो पता होगी कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको रेडियोथेरेपी भी कहते हैं. तो आइंस्टीनियम का इस्तेमाल उसमें भी अब किया जा सकता है फ्यूचर में, अगर हम आइंस्टीनियम के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन निकालने शुरू कर दिए हैं. तो आइंस्टीनियम का अभी तक स्टडी नहीं कर पाए थे हम लोग, बिकॉज स्टडी ऑफ आइंस्टीनियम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो ज़रा समझते हैं कि क्यों आइंस्टीनियम की स्टडी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है. दिक्कत ये है कि आइंस्टीनियम नेचुरली बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड जस्ट इन ट्रेसेज, और इतना कम मात्रा में पाया जाता है कि इट इज़ नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आइज, और ये कारण है कि ये जल्दी मिलता नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द आइंस्टीनियम इज़ क्रिएटेड इन द सिंथेटिक फॉर्मेट. और उसके अलावा वो इतना रेडियो एक्टिव होता है कि अगर इससे डायरेक्ट एक्सपोजर कर दिया जाए किसी भी इंसान को तो उसके अंदर स्किन डिजीजेज हो सकते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है. तो ये सब प्रॉब्लम के कारण आइंस्टीनियम का हैंडल दिक्कत था, और वो मिलते भी नेचुरली नहीं थे ज़्यादा मात्रा में. इस कारण से आइंस्टीनियम के बारे में अभी तक कोई ज़्यादा स्टडी हुई नहीं थी. लेकिन अब उसकी स्टडी की जा रही है, बर्कले लैब में अब किया गया है, और अब उसके बेसिस पे कुछ और डेवलपमेंट्स किए जाएंगे. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about scheme for intangible heritage. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper
टू इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्कीम बनाई है, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, और इस स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रमोट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस के बीच का अंतर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए हेरिटेज क्या चीज़ होती है। हेरिटेज आर ऑल दोज थिंग्स दैट हैज़ बीन इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब जो पुरानी जनरेशन ने हमें दिया है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति, वो सारी चीज़ें जो पुरानी जनरेशन्स ने हमें, जिनसे हमने इनहेरिट किया है, उनको हम कहते हैं अपनी हेरिटेजेस। और हेरिटेजेस दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो हेरिटेज होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और टेंजिबल हेरिटेज के भी दो टाइप हैं। कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज जिसको इंसानों ने बनाया है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, या फिर नेचुरल टेंजिबल हेरिटेज जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नेचुरल टेंजिबल हेरिटेज है। इनटेंजिबल हेरिटेजेस वो हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट। फॉर एग्जांपल जो डांस फॉर्मेट है, फॉर एग्जाम्पल सत्रिया डांस। अब सत्रिया डांस आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच अ सत्रिया डांस। अब देयर इज डिफरेंस बिटवीन टचिंग अ डांसर एंड डांस इटसेल्फ, सो दैट वे इट इज़ इनटेंजिबल। आप सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को सत्रिया डांस कहते हैं, बट यू कैन नॉट एक्चुअली इन फिजिकल फॉर्मेट टच इट। दैट काइंड ऑफ हेरिटेजेज आर नोन एज इनटेंजिबल, जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ने पास किए हैं, बट यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट, यू कैन नॉट टच इट इन अ फिजिकल फॉर्मेट। तो दोज आर इनटेंजिबल हेरिटेजेस। अब इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने एक अलग स्कीम लेकर के आया है। तो कभी भी अगर इनटेंजिबल हेरिटेजेस पर सवाल आ जाए कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हमारी सरकार ने, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। ये बिल्कुल करंट स्कीम है। उसके अलावा थोड़ा सा हेरिटेजेस के बारे में समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए दो कन्वेंशन साइन किए गए हैं यूनेस्को में। यूनेस्को इज एन एसोसिएटेड मेंबर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनेस्को की एक कन्वेंशन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972, दैट फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेजेस। सरल शब्दों में कहें तो टेंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में यूनेस्को का 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन काम करता है। बाद में 2003 में यूनेस्को के अंदर एक और कन्वेंशन साइन की गई, यूनेस्कोज कन्वेंशन ऑफ 2003, दैट फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन एंड सेफगार्डिंग ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस। इस इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस में 5 तरह के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई किया गया जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओरल ट्रेडिशंस जैसे कि मंत्र वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि डांस, सिंगिंग, सोशल प्रैक्टिसेस जो हमारे सोशल कल्चर होते हैं, कोई स्पेशल नॉलेज, किसी एक कम्युनिटी में आप देखते हैं उनको एक स्पेशल नॉलेज होता है कि किस तरीके से किस चीज़ से आपका क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स है, इन सब को हम लोग कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्टमैनशिप, कभी आप देखते हैं अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बनाते हैं, उन सब को भी प्रोटेक्ट करना, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ इनटेंजिबल हेरिटेजेस। इंडिया के अंदर से अभी तक 13 ऐसे इनटेंजिबल हेरिटेजेस हैं जिसको प्रोटेक्शन मिला है अंडर यूनेस्कोज 2003 कन्वेंशन। तो 13 ऐसे इंडिया के इनटेंजिबल हेरिटेजेस हैं अंडर यूनेस्कोज 2003 कन्वेंशन। वो 13 हैं। कुडियट्टम दैट इज ए संस्कृत थिएटर ऑफ केरला, मुडियट दैट इज ए थिएटर रिचुअल ऑफ केरला, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, कालबेलिया दैट इज ए फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान, रामलीला, संकीर्तन सिंगिंग ऑफ मणिपुर, रमन दैट इज ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ पंजाब, छऊ डांस ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, योगा, कुंभ मेला। तो ये 13 ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के अंडर इट्स कन्वेंशन ऑफ 2003। कम से कम लेटेस्ट याद रखना, लेटेस्ट कुंभ मेला को ऐड किया गया है। 13 के 13 याद मत रखो, इतना याद रखो कम से कम एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आसाम से अभी तक कोई स्पेसिफिक कोई भी इनटेंजिबल हेरिटेज अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बिहू को इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है लेकिन अभी तक उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट
peace clause at WTO and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. ये टॉपिक इस साल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होने वाला है और जब हम ये टॉपिक को कवर करेंगे तो आप इसका सिग्निफिकेंस अपने आप ही समझ जाएंगे। देखिए, तो इसको समझने के लिए पहले ब्रीफली देख लेते हैं WTO क्या चीज़ होती है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विथ रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। अलग पूरे दुनिया भर में जनरल ट्रेड के क्या रूल्स होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, वो मिलकर के फैसला लिया जाता है WTO में। इसको 1995 में बनाया गया था। इसके पहले एक अग्रीमेंट हुआ करती थी, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उस अग्रीमेंट को रिप्लेस करके फिर उसके जगह पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया WTO, जिसका काम था इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स को रेगुलेट करना। WTO के 3 मेन या फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट और प्रॉपर्टी राइट्स। ये 3 मेन इसके फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स हैं जिसपे अलग अलग तरीके के लॉ बनाए जाते हैं, कन्वेंशंस बनाए जाते हैं। ये जो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में तो वैसे कई सारे बातें हैं, लेकिन आज इस आर्टिकल में हम फोकस करने जा रहे हैं सब्सिडीज पे। ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसमें एक स्पेसिफिक बात लिखी गई है दैट देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। तो जो भी दुनिया की सरकारें ऐसी सब्सिडी देते हैं अपने यहाँ के फार्मर्स को या मर्चेंट्स को जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं कौन सी। तो इसके लिए एग्रीकल्चर के अंदर जो भी सब्सिडीज दी जाती हैं एट WTO, उसको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया मेनली। एक को कहा गया ग्रीन बॉक्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, ब्लू बॉक्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ एंड एम्बर बॉक्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़। ग्रीन बॉक्स एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के एग्जांपल हैं रिसर्च फंडिंग या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च के लिए कोई यूनिवर्सिटी लगा दी, एग्रीकल्चरल फील्ड में आपने कोई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए आपने कोई नया प्रोविज़न लेकर के आए, या इन सब को आप, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में आप किसानों को सीधा सीधा जो पैसा देते हैं, जैसे हमारे देश का एग्जाम्पल हो जाएगा PM किसान। ये सब जो स्कीम्स होंगे ना, दे विल बी कवर्ड अंडर ग्रीन बॉक्स। इनको कहा जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। रिसर्च करने के लिए या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी पैसा आप खर्च करेंगे इन जनरल। नॉर्मली इसमें होता क्या है, दी सब्सिडीज आर नॉट टारगेटेड ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। दी सब्सिडीज आर जनरल इन नेचर, दे फोकस एट डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन ए कंट्री। और WTO ने कहा है कि ये ग्रीन बॉक्स वाले सब्सिडी दे आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड दैट इज वाई दे शुड बी अलाउड एट WTO। मतलब इन पे कोई लिमिट नहीं होंगे। दूसरे हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में सरकार पैसा देती है प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए। लिमिट करने के लिए मतलब मान लीजिए आपकी 10 एकड़ की ज़मीन है तो आपको 10,000 रुपये दे देंगी, आपके 100 गायें हैं तो आपको इस हिसाब से 20,000 रुपये दे देंगी। मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स पे, कैटल्स पे या ओवरऑल एग्रीकल्चरल एरिया पे आपको पैसा मिलता है ताकि आप अपने एक्सेसिव प्रोडक्शन ना करें, प्रोडक्शन को लिमिट करें आप। क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन करने से होता क्या है कि मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाता है कई बार। अगर हर आदमी आलू उगाने लगे मान लो, तो उससे होगा क्या कि आलू का दाम मार्केट में गिर जाएगा। तो इन सब एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, एक्सेसिव प्रोडक्शन को, बम्पर हार्वेस्ट को रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी है कुछ देशों में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज़। ये काफ़ी मतलब नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं होता। कई बहुत कम ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, स्लोवेनिया। बस यही 3 देश हैं अभी दुनिया में जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लोगों का वेलफेयर होता रहे, उनके लोगों की जितनी भी अगर ज़मीनें तो हिसाब से पैसा मिल जाए, गायें तो हिसाब से पैसा मिल जाए, कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ना करे। पैसा मिल गया तो बस अब ज़रूरत क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। और इस तरीके से प्रोडक्शन को लिमिट किया जाए, मार्केट में प्राइस को मेंटेन रखा जाए ताकि प्राइस क्रैश ना हो। और इस तरह के प्रोडक्शन लिमिटेड सब्सिडीज को रखा गया है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो अलाउड बाय WTO। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। लेकिन एम्बर बॉक्स सब्सिडी में वो सब्सिडीज रखी गई जिनको इनपुट सब्सिडीज कहते हैं। जैसे सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट प्राइस है 6 रुपये का, फार्मर्स को प्रोवाइड करे 3 रुपये में। सब्सिडी ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन या MSP जो हमारे देश का सबसे मेजर सब्सिडी है, they all have been considered trade distorting. There is a limitation imposed by WTO on these subsidies, and that is why
उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं और हमें उनको कट डाउन करना है, एंड दे आर पुट अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी। दिक्कत की बात यह है कि इंडिया ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स टाइप की सब्सिडी कम देता है अपने किसानों को। एम्बर बॉक्स सब्सिडी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे देश में। स्टार्टिंग में आप कहिए हमने ढंग से नेगोशिएट नहीं किया या हम सोच नहीं पाए। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो सब्सिडीज़ हैं उसको तो पास करा दिया। हमारे लिए जो सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ के जिस सिस्टम में जो सब्सिडी चलती आ रही है उस पर हमने लिमिटेशंस ले लिया फ्रॉम WTO। अब ये मेन दिक्कत है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे लिमिटेशन है। लिमिटेशन भी किस तरीके का वो भी ज़रा समझते हैं। WTO limits this subsidy by capping 5% of their total agricultural production for developed countries and 10% for developing countries of their domestic price in year 1986 to 88, that is known as de minimis year। सरल शब्दों में समझिए, आपके यहाँ पे हमारे देश के अंदर 1986 से लेकर के 87 तक में जो भी ऑन एन एवरेज प्राइस थी चीज़ों की, उस प्राइस पे जो भी ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हुआ था चीज़ों का, आलू प्याज टमाटर जो भी हमने प्रोड्यूस किया था एक साल के अंदर, और जो इन 3 साल का एवरेज प्राइस था उसको मल्टीप्लाई करने पे, मान लीजिए आलू हमने 1986 से लेकर के 88 तक में एवरेज आलू उगाया 100 किलो और आलू की प्राइस थी 10 रुपये पर केजी ऑन एन एवरेज, तो आलू का कंट्रीब्यूशन 1000 रुपया। ऐसे करके हर एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी का हमने कंट्रीब्यूशन निकाला, ऑन एन एवरेज एक साल में कितना प्रोडक्शन और उसकी कितनी प्राइस, और उस प्राइस, उस जो फाइनल प्राइस आएगी उसका बस 10% तक हम सब्सिडी दे सकते हैं आज के ज़माने में। अब आप सोचिए उस टाइम में प्राइस कितना कम था। ये 86-87 इसलिए रखा गया है क्योंकि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उसी टाइम में नेगोशिएट हो रहा था, ये एग्रीमेंट उसी टाइम में फाइनलाइज हुआ है। तो अब उस टाइम में कितना कम रख दिया गया, उस टाइम में प्राइस कितना कम होगा, 10 रुपये 5 रुपये, इतना भी नहीं होगा, 2-3 रुपये होगा पर केजी। अब उसका 10% हम सब्सिडी आज के टाइम में दे सकते हैं, मतलब दिस इज़ वेरी लेस। तो एक बार फिर से देखिए, सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर, ग्रीन बॉक्स में नो एक्शन, ब्लू बॉक्स में नो एक्शन, बट एम्बर बॉक्स में हमें रिड्यूस करना है। डेवलप कंट्रीज़ को 5% देना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एट मैक्स 10% देना ऑफ देयर डी मिनिमस लेवल ऑफ 86 to 88। अब ये डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह, इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी देते हैं। फंस गए हम लोग, हमारे लिए दिक्कत की बात है। जब हमने साइन किया तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन WTO अब कह रहा है कि अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कट डाउन करो टू द डी मिनिमस लेवल बिलो 10% ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ 1986। और हमारे यहाँ पे अब उतना हम कट डाउन करेंगे तो हमें MSP रोकना पड़ेगा। MSP से चलने वाले जो तमाम स्कीम है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या मिड डे मील स्कीम, इन सब को रोकना पड़ेगा। हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, फार्मर्स की इनकम खतरे में आ जाएगी। तो कई सारे इशूज़ हैं हमारे यहाँ पे जो MSP से रिलेटेड हैं। जो MSP जिन प्रोग्राम्स को चलाता है उनसे हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर होती है, फार्मर्स का इनकम इंश्योर होता है। तमाम दिक्कतें हो सकती हैं हमारे यहाँ पे अगर हम इसको कट डाउन करें तो, इस तरह की सब्सिडी को कट डाउन करें तो। और यही कारण है कि 2013 में जब 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, आपको पता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज देयर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जहाँ पे सारे देश के लीडर्स मिलते हैं और मिल करके जनरल एग्रीमेंट करते हैं। तो 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो बाली में हुई 2013 में, उसमें इंडिया ने डिमांड किया पीस क्लॉज, टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम दिस एप्लीकेशन ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी रिडक्शन। हमने बोला कि भाई हमें टाइम दे दो, पीस क्लॉज दे दो, क्योंकि इस टाइम तक प्रेशर बनने लगा था। आपको याद होगा 2013 में भारत सरकार लेकर के आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें प्रॉमिस किया गया कि लगभग 75% पॉपुलेशन को हम एकदम सस्ते दामों में फूड ग्रेन अवेलेबल कराएंगे। 1 रुपये राइस, 2 रुपये वीट, 3 रुपये कोर्स सीरियल्स। तो इसके बाद जब 2003 के दिसंबर में हम पहुँचे WTO में, बाली के अंदर 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, तो हमारे ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया कि भाई तुमने इतना बड़ा स्कीम लेकर के आ गए, उल्टा तो तुम्हें कट डाउन करना था एम्बर बॉक्स सब्सिडी, MSP कट डाउन करना था, और तुमने इतनी बड़ी स्कीम अनाउंस कर दी। अब तो तुम और ज़्यादा MSP पे खरीदोगे, अब तो तुम और ज़्यादा डिस्टॉर्ट करोगे। तो अब बताओ कि तुम कब कट डाउन कर रहे हो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी की, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कब फुलफिल कर रहे हो? क्योंकि ये लिख तो हमने दिया था WTO के अंदर 1995 में ही, लेकिन इसको हम फुलफिल नहीं कर रहे थे अभी तक। 2013 में बाली के अंदर हमारे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई हमें 2-4 साल का वक्त दे दो, और फिर हमें पीस क्लॉज मिला 2017 तक। ठीक है, 2017 तक आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2017 तक कुछ ना कुछ इस पर फैसला लो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं। WTO में ये फैसला हुआ। अब अगले साल मोदी जी आ गए
और मोदी जी को तो यह बात पता था कि हम एमएसपी को इतना कट डाउन कर नहीं पाएंगे, कई सारे स्कीम इस पर डिपेंडेंट हैं और हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फार्मर इनकम इस पर डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि WTO की एक एंटरिम मीटिंग हुई। देखिए हर 2 साल पे नॉर्मली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बीच में कभी कभार जनरल काउंसिल की मीटिंग होती है। तो 2013 में बाली में मिले थे 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, 2015 में नैरोबी केनिया के अंदर 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना था। उसके बीच में एक जनरल काउंसिल की मीटिंग हो गई 2014 में, और जनरल काउंसिल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझाया डेवलप्ड कंट्रीज़ को। देखिए WTO में कंट्रीज़ बटे हुए हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में, और डेवलप्ड कंट्रीज़ को लीड करता है US और डेवलपिंग कंट्री को लीड करते हैं इंडिया, चाइना। तो मोदी जी ने डेवलप्ड कंट्रीज़ के लीडर US को समझाया कि भाई ओबामा साहब ये बताओ, तुम्हारा तो 5% में फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि तुम ज़्यादातर तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते हो, तुम तो ज़्यादातर कुछ जो तुम्हारे डेवलप्ड हैं वो ब्लू बॉक्स देते हैं, लेकिन हमारा 10% में तो काम नहीं चलेगा। और ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट फिगर की बात की जाए तो तुम्हारा 5% हमारे 10% से बड़ा है। उसके अलावा इन्फ्लेशन भी तुमने एडजस्ट नहीं किया, 1986-88 वाला प्राइस ले लिया। अब बताओ हाउ कैन आई मैनेज MSP एंड फूड सिक्योरिटी विथ दिस लिमिट। अब करें क्या? ये नहीं हो सकता। सीधे शब्द समझो कि मोदी जी ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। मोदी जी ने मतलब इंडिया ने, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, मतलब इंडिया का ये जवाब था कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे, 2017 तक भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बदले में फिर इंडिया ने एक डील रखी कि देखो हम लोग ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं, जो अटका हुआ है 1996 से। तो देखो पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर में 1996 में, 1995 में WTO फाइनलाइज हो गया और 1996 में पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई सिंगापुर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ WTO। और वहाँ पे एक अग्रीमेंट प्रपोज किया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, जिसका नाम था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला था। ये कह रहे थे कि अपने जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम करो, जो तुम्हारा पोर्ट का क्लियरेंसेज है जिसमें वक्त लग जाता है 10-10 दिन 20-20 दिन, उनको कम करो, उसको टाइम को कट डाउन करो, डिजिटलाइज करो। इससे कैसा होता कि जो फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग एंड LDCs वो और बढ़ जाता, हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाता अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज। और यही कारण है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या LDC हैं, ये इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को लटका रहे थे, नहीं कर रहे थे साइन कि हाँ हाँ करते हैं, कर नहीं रहे थे। सिंगापुर राउंड से ही 1996 से हम इसको लटका कर रखा हुआ था हमने। 2014 में इंडिया ने कहा कि ठीक है हम वो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो सिंगापुर राउंड से फंसा हुआ है उसको साइन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में भाई हमें ये जो WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाला एम्बर बॉक्स सब्सिडी का क्लॉज है, इस पे हमें परमानेंट पीस क्लॉज चाहिए, परमानेंट पीस क्लॉज। कि ऐसा मत बोलो कि 2017 में ख़त्म करना है, परमानेंट चाहिए, हम आराम से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बट डोंट पुट ए टाइम लिमिट ऑन अस। उस टाइम में डेवलप कंट्रीज़ को लीड कर रहे थे US और प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। वो खुश हो गए, बोले हाँ ठीक है, ओके देन आई विल प्रोवाइड यू अ परमानेंट पीस क्लॉज अंटिल अ सॉल्यूशन इज अचीव्ड ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो मुद्दा फाइनलाइज हो गया कि हमने कहा कि ठीक है हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, तुम उसके बदले में परमानेंट पीस क्लॉज दे दो, टाइम बाउंड फैशन में मत दो। तो यही हुआ। 2013 में जो पीस क्लॉज हमने लिया था उसको 2014 के इस जनरल काउंसिल में हमने परपेचुअल करा दिया, परमानेंट करा दिया कि आराम से करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे 20-30-40 सालों में। दिक्कत यह है कि 2016 में दिसंबर में अमेरिका के प्रेसिडेंट बदल गए और प्रेसिडेंट आ गए डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा की जगह पे। और जब 2017 के अंदर 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ब्यूनस एयर्स में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जहाँ पे ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के एम्बर बॉक्स सब्सिडी के नॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देयर कैन नॉट बी एन ओपन एंडेड पीस क्लॉज, यू नीड टू फाइंड ए सॉल्यूशन इन टाइम बाउंड फैशन। जो ओबामा ने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन हम नहीं मानते। आप ये बताओ कि आप कब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के जो नॉर्म्स हैं उसको एक्सेप्ट करोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। देयर कैन नॉट बी एन ओपन एंडेड पीस क्लॉज, देयर यू नीड टू फाइंड ए सॉल्यूशन इन ए परमानेंट मैनर। ऑफ कोर्स इंडिया को लगा कि ये धोखा है, हमने वहाँ पे भी कहा दिस इज चीटिंग। भाई तुमने तो कहा था कि प्रेशराइज नहीं करोगे, अब कह रहे हो कि कब करोगे ये बताओ। तो हमने भी कहा कि देखो जब तक हमें आराम से सॉल्यूशन मिल नहीं जाता है, हम जल्दीबाजी में कुछ डिसीजन नहीं लेने वाले। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने पे हम जाकर के अपना MSP और मिड डे मील स्कीम कट डाउन कर दें। लेकिन मुद्दा ये है कि एक तरह का कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया WTO के अंदर US और इंडिया के बीच में,
जो प्रोमिसेस किए गए थे, हमने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बदले में हमने परमानेंट पीस क्लॉज लिया था, उसको वायलेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया गेव अवे इट्स ओनली बार्गेनिंग चिप अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्री, दैट वाज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन 2014। हमने एक जो बार्गेनिंग चिप था वो भी गिव अप मार दिया। अब फंस गए हम लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अब करो, कब करो, जल्दी से जल्दी इसको इंप्लीमेंट करके दिखाओ। वैसे कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको करना होगा, आप इसको आप ओपन एंडेड तरीके से नहीं खींच सकते। अब यही मुद्दा है। देखिए 2017 में तो हमारी 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ब्यूनस एयर्स में। उसके बाद 2020 में होने वाली थी नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, लेकिन वो कोविड के कारण टल गया। अब नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर हमारे 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है इन जून 2021। और अब ये बात वहाँ फिर उठेगी, ये बात तो तय है। अब जो बिडेन किस तरीके का स्टैंड लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। इट इज़ येट टू बी सीन। क्या जो बिडेन बराक ओबामा की तरह लीनियंट रहेंगे, या जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अग्रेसिव रहेंगे इंडिया के अगेंस्ट और बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगेंस्ट जिनको एग्रीकल्चर सब्सिडी कट डाउन करनी है, ये इट इज़ येट टू बी सीन। तो आने वाले टाइम में इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। जब हम लोग नूर सुल्तान में मिलने वाले होंगे, उसके पहले से ही इस तरह से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर में। और नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि ये वापस से पीस क्लॉज की बात निकले, और हो सकता है कि यूएस बोले कि आपको ये पीस क्लॉज का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना होगा। यू कैन नॉट कीप इट ओपन एंडेड। उस केस में हमारी जो एमएसपी है उसको हमें कट डाउन करनी पड़ सकती है। और यहाँ फार्मर्स बवाल कर रहे हैं कि हम एमएसपी को कट डाउन नहीं होने देंगे, एक लॉ बना के दो। तो अब ये है फार्मर्स बिल से मिलता जुलता इशू। अब इससे रिलेटेड सवाल जरूर आएगा। एक तरफ फार्मर्स ने प्रेशर बना के रखा हुआ है कि तुम एमएसपी को कानून बनाओ और ये कभी नहीं हटना चाहिए। दूसरी तरफ हो सकता है कि WTO में हमारे ऊपर सवाल उठे कि भाई एमएसपी को कब हटा रहे हो। तो इट इज़ येट टू बी सीन। अभी हमारे वहाँ पे पीस क्लॉज है, लेकिन ये कब तक रहेगा वो डिपेंड करेगा जो बिडेन और बाकी डेवलप कंट्रीज़ के मूड पे। हो सकता है कि इंडिया को वहाँ पे प्रेशराइज किया जाए। इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन कमिंग मंथ्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बारे में उसकी टाइमलाइन मैंने यहाँ दे रखी है और उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ मैंने दे रखे हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट वाज ऑल अबाउट smoothening or streamlining the trade processes between one country to another, and the developed countries were to be mostly benefited from it. आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं अपने खुद के नॉलेज के लिए। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 399 to 401. Topic number 399 is about Abhiruchi Sports Day. Bhogeshwar Barua, who was born on 3rd September 1940, is an Indian former athlete and coach, and he was the first Assamese to win gold at an international event when he won a gold medal in 1966 Asian Games. He won that gold medal in 800 meter running event of 1966 एशियन गेम। और उन्हीं के बर्थडे के अवसर पे अभिरुचि स्पोर्ट्स डे असम के अंदर मनाया जाता है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 400 इज अबाउट फर्स्ट असमीज नोवेल। द नोवेल भानुमति पब्लिश्ड इन 1890 इज फर्स्ट असमीज नोवेल, एंड फ्रॉम लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रिगार्डेड ऑफ कोर्स एज फर्स्ट असमीज नोवेल। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 400। टॉपिक नंबर 401 इज अबाउट स्टेट एंथम ऑफ असम। आप तो जानते ही हैं कि स्टेट ऑफ एंथम ऑफ असम इज ओ मोर अपन और देश, एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन नेम्ड बही। Please attempt this question based on topic number 401. This is the answer of question number 396 to 398 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नंदा देवी बॉयस्फीयर रिजर्व इज ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। रॉन्ग। ऋषि गंगा इज लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ धौली गंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B, 2 only. About Nai Roshni scheme, this scheme aims at developing leadership amongst the minority women. Absolutely correct. It is run by Ministry of Women and Child. Wrong. It is run by Ministry of Minority Affairs. So the correct answer will be option A, 1 only. And this question asked which of the following is not correctly matched. So Princess Joyamati के साथ जेरेंगा पठार एरिया रिलेटेड है, so this is correctly matched, but ये दोनों incorrectly matched हैं। तिलेश्वरी बोरुआ is related with Dhikia Juli and Kanaklata Borua with Gopur. So the correct answer will be option B, 2 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.